चलो आज हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस में सबसे पहला कि कैपेसिटेंस को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं और कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। ये किसी कंडक्टर की एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो जितना किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इसलिए इंक्रीज इन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो Q इज इक्वल टू सी बी, तो C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज हुआ जो कि Q बाई वी के फॉर्म में है। C को हम लोग कैपेसिटेंस को फराड में लिखते हैं, चार्ज को कूलम में और पोटेंशियल को वोल्ट में लिखते हैं। तो सिंपली हम लोग कह देते हैं कि यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल है तो कैपेसिटेंस बिकम्स चार्ज। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट या 1 वोल्ट कह सकते हैं। सिंपली जैसे मान लो कि हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, इस कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो, तो कंडक्टर को आपने चार्ज प्रोवाइड किया तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो Q इज इक्वल टू इसके एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कांस्टेंट कैपेसिटेंस आया, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई वी। यदि हम V का वैल्यू 1 यूनिट रख दें तो कैपेसिटेंस बिकम्स चार्ज। इसका मतलब कैपेसिटेंस को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट वोल्ट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टर्म आ जाते हैं कि सिंपली इसका एसआई यूनिट तो फराड है और यहां पर 2 पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कैपेसिटेंस का सिंबल हो गया। ठीक, और ये जो सिंबल हमने लिखा ये वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिक्स्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर C इज इक्वल टू Q बाई वी लिखा है। इसका मतलब कैपेसिटेंस हमारा 1 फैराड होगा जब पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा और चार्ज का वैल्यू 1 कूलम। ठीक, अब 1 कूलम मतलब काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज यदि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है तो क्या इस तरह का कैपेसिटेंस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का निकाल के देखते हैं कि क्या वो 1 कूलम चार्ज को होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसका साइज कितना बड़ा होगा, ये चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जिसका चार्ज Q है, रेडियस R है। ठीक, इसका चार्ज Q और तो यहां पर पोटेंशियल जब निकालते हो तो V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। ये बाई मिस्टेक R नहीं लिखा गया यहां पर, ये R हो जाएगा। तो पोटेंशियल ये हो गया, इसका कैपेसिटेंस हो गया Q बाई V। तो V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q और Q कैंसिल हो गया, फाइनली क्या मिल गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हम लोग देखते हैं कि सिंपली यदि मान लिया कि हम 1 कूलम चार्ज यूज करते तो रेडियस कितना आता है? तो रेडियस का वैल्यू क्या हो गया? T बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C का वैल्यू यदि हम 1 फैराड यूज करें तो रेडियस बिकम्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज होल्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए 1 फैराड कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसके यूनिट को हम लोग माइक्रो फैराड और पीको फैराड यूज करेंगे। इसलिए हम लोग जब भी यूज करेंगे यूनिट माइक्रो फैराड जो कि 10 पावर -6 फैराड
और पिको फराड यूज करेंगे जो कि 10⁻⁻12 फराड के इक्वल होता है। इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जितना भी है माइक्रो फराड और पिको फराड में लिखा जाता है। समझ में आ गया? इसलिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एक कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है कैपेसिटेंस, नहीं। एक फराड हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका एनालिसिस यहां पर है। अब यही इसी को हमने यहां पर लिख भी दिया है, देख लीजिए ध्यान। C is equal to 4π capacitance of a spherical conductor directly proportional to radius। ये कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो, सॉलिड सबके लिए अप्लीकेबल है। और स्फीयर यदि मीडियम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4πε हो जाएगा। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना भाई, ये भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, अभी जस्ट बताया कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4πε नॉट इनटू आर, तो 1 इंटू 9 इंटू 9 और रेडियस ऑफ अर्थ डाल दोगे 6400 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 711 माइक्रोफराड। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे कैपेसिटर वर्क करता है और कैसे हम दो पैरेलल लाइन को ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली यहां पर हमने एक चार्ज मेटल प्लेट लिया, पॉजिटिवली चार्ज, इसके नियर हम बी को लाएंगे। तो ड्यू टू इंडक्शन देखते क्या होता है। तो जैसे इसका इनिशियल पोटेंशियल V मान लेते हैं। अब जैसे ही आपने बी को इसके नियरर लाया, देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसके नियरर लाओगे तो उस कंडीशन में ड्यू टू इंडक्शन बी के नियरर फेस पर नेगेटिव चार्ज और फार्दर फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को घटाएगा, किसके, ए के पोटेंशियल को, और प्लस वाला क्या करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव वाला इसके नियरर है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, Q/V। तो पोटेंशियल घटा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसलिए हम लोग एक प्लेट यूज नहीं करते, दूसरा प्लेट लाते कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। और यदि हम इसको इंक्रीज करना चाहते फर्दर, तो हम क्या चाहते हैं, हमको चाहिए पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करना। तो पॉजिटिव वाले को हम हटा दें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में देख लीजिए हमने क्या कर दिया, बी वाले को अब ग्राउंड कर देंगे। कौन वाला हिस्सा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो बी वाले को जैसे ही ग्राउंड किया वैनिश हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया बाय द लार्ज अमाउंट। तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर देगा बाय द लार्ज अमाउंट। इसलिए कैपेसिटेंस जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक पॉजिटिव प्लेट और उसके नियर नेगेटिव प्लेट और आउटर प्लेट को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। इसलिए सिंबल हमारा दो पैरेलल लाइन आता है। क्लियर हो गया? इसी प्रिंसिपल पर कैपेसिटेंस वर्क करता है। ठीक, अब कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया, कैपेसिटेंस कंडक्टर का एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस टर्म आएगा और दो कंडक्टर यूज करेंगे जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ऐसे अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। तो यहां पर एक प्लस और एक माइनस हो गया, ये अरेंजमेंट है, इसका पोटेंशियल V है और एक का पोटेंशियल VB। तो कैपेसिटेंस हो गया Q बाई डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पर एक कैपेसिटर का नेट चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा नेट चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर का काम एसी सर्किट में क्या है, जो काम डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस का है वही काम कैपेसिटर का एसी में है। इसलिए हमेशा ये डीसी सर्किट को ब्लॉक करता है, लिमिट करता है करंट को। इसलिए हम लोग कंडेंसर यूज करते हैं फैन में, जो चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है, वो करंट को एक तरह से स्टेबलाइज या आप कह सकते हैं कि लिमिट कर देता है। इसलिए फैन का स्विंग प्रॉपरली होता रहता है। क्लियर?
अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अभी हम लोगों ने आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में जो कैपेसिटेंस निकाला वो निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कहां भाई? फ्री स्पेस में। और जब मीडियम में लिखोगे तो सी एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 4 पाई एप्सिलॉन आर लिखोगे। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? देखो, सी एम बाई सी नॉट क्या बना? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिखते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या बन गया? कैपेसिटेंस इन मीडियम के टाइम्स कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। अब यही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो क्या डिफाइन करोगे? capacitance of a conductor in medium to the capacitance in free space or vacuum is known as dielectric constant or relative permittivity। समझ में आ गया? अब फर्क देखो यहां पर। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे? हम लोग पढ़ते थे फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम, dielectric constant। Electric field free space to the electric field in medium, dielectric constant। V naught by Vm K, but Cm by C naught K। इसका मतलब कैपेसिटेंस इनवर्सली रिलेटेड है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो 3 तरह का कैपेसिटर होगा। एक का नाम पैरेलल प्लेट, दूसरा स्फेरिकल, तीसरा सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल सिलिंड्रिकल का फॉर्मूला याद रखना है और इसके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालो। तो सिंपली एक अरेंजमेंट है, 2 पैरेलल प्लेट्स, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। ये हमने दिखाया। पहले का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। दोनों का यूनिफॉर्म एरिया होगा। एक को ग्राउंड कर देंगे। अब कहता है कि यहां पर गौर से देखिएगा, जो फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट्स ये यूनिफॉर्म होगा, लेकिन इसके आउटर एज पर फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ये जो फील्ड बन रहा है रेडियली आउटवर्ड, इसको कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ये एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बी यूनिफॉर्म बट एट द एजेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली आउटवर्ड। ठीक? और यही देखिए क्या है लिखा हमने, ध्यान दे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रिमेन यूनिफॉर्म but at the edges the field lines deviate outward. This effect is known as fringing of the field। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग इसके बीच का पोटेंशियल क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया, कैपेसिटेंस क्यू बाई वी। क्यू का वैल्यू यहां पर क्या लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। और पोटेंशियल को क्या लिख दिया यहां से देखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ में आ गया? अब आ जाए दूसरा। अब इसी में कहता है डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो क्या होगा? के टाइम्स। मीडियम डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इसलिए हम लोग कैपेसिटर कंडेंसर के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं। इसलिए जब फैन से कंडेंसर वगैरह निकालोगे तो आप देखोगे कि जब वो डिस्चार्ज या खराब हो जाता है तो उससे वॉयल वगैरह निकलते रहते हैं। वो क्या है? उसके बीच डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है? अब आ जाए नेक्स्ट, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है भाई, तो यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आउटर कर लिया। इनर रेडियाई को ए मान लिया, आउटर को बी मान लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज पड़ रखा है, उस फॉर्मूला को हम लोगों ने यूज कर लिया।
लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। और यहां पर लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल सब्स्टिट्यूट कर दिया। पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लोगे, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, ए टू बी, ईडीआर, इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे, 1/r का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो ये लॉग के फॉर्म में आ गया, लॉग बेस ई, जिसको हम लोग एलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटेंस, ये हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, और एंट्रेंस में डेरिवेशन से मतलब नहीं है। तो कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई लॉग बेस ई, जिसको एलन बी बाई ए। इसी तरह से स्फेरिकल कंडेंसर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का भी फॉर्मूला ऐसा ही है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आउटर वाले को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, इनर का रेडियस ए ले लिया, आउटर का रेडियस बी ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, ये वैल्यू निकाल लिया। तो एक पर चार्ज प्लस क्यू हो तो प्लस वाले के लिए प्लस आ गया, और दूसरे पर माइनस क्यू है, तो यहां से पोटेंशियल निकल गया। कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये याद रखिएगा। तो यहां पर तीनों कैपेसिटर का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। हाँ, बी और ए रेडियस है। नेक्स्ट आ जाए, अब यहां पर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन जान रहे कि तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 ये कनेक्टेड है थ्रू पोटेंशियल V। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चीज याद रखना है। तो यहां पर V1 V2 V3 पोटेंशियल आ गए, तो क्या लिख दिया भाई, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को क्या लिखते हैं, Q बाई C लिखते हैं, तो Q बाई CS, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। तो 1 बाई CS क्या आ गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो जाए तो क्या बन जाएगा, 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C डॉट 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 अप टू n टाइम्स इट बिकम्स n बाई C। तो फाइनली CS बराबर C बाई n। ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, मान लो 4 माइक्रोफराड का 16 कैपेसिटर एक साथ कनेक्टेड है, तो 4 बाई n सीधा 4 बाई 16 हो जाएगा, डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आ जाए पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर ये पोटेंशियल कांस्टेंट और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो पहले वाले में Q1 का फ्लो, दूसरे वाले में Q2 का फ्लो, तीसरे वाले में Q3 का फ्लो। तो फाइनली Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q को लिख देंगे Cp इंटू V, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन होके कैंसिल, तो पैरेलल में क्या हो गया, समेशन हो गया। और यहां पर कैपेसिटर n आइडेंटिकल हो जाए तो C प्लस C प्लस C अप टू n टाइम्स, जिसको हम लोग NC लिख देंगे। इसका मतलब 2 माइक्रोफराड का 40 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो गया, तो सीधा क्या आ जाएगा, 40 इंटू 2। समझ में आ गया, क्लियर। अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड में। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर कितना होता है वो जान ले। तो एनर्जी जैसे मान लो कि सिंपली 2 प्लेट है, कैपेसिटर का इसको पोटेंशियल V से कनेक्ट किया, तो एट एनी इंस्टेंट इस पर हम चार्ज मान लेते हैं कि कितना फ्लो कर रहा है। तो पहले चार्ज कितना Q, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, Q बाई C आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहां से स्विच ऑन करोगे, एक dq चार्ज का फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसका मतलब dq चार्ज का ट्रांसफर यहां से यहां तक हुआ, इसी टाइम में इस dq चार्ज का फ्लो इधर होगा। तो फाइनली हम लोग पहले इनिशियल मान लेंगे एट एनी स्टैंड Q बाई C। तो जो चार्ज dq का फ्लो हुआ इस बैटरी से, उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, V इंटू डी क्यू। तो dw इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, ठीक, लिख दिया। V एट एनी स्टैंड क्या भाई, Q बाई C। इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क आ गया। ये अमाउंट ऑफ वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड में। और एनर्जी क्या आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C। और हम Q बराबर CV पुट कर दे तो हाफ CV स्क्वायर, और फिर इसी तरह से हाफ QV। इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का 3 फॉर्मूला हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ QV और हाफ CV स्क्वायर। जब चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो तो ये यूज करेंगे, चार्ज और पोटेंशियल है तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
और कैपेसिटेंस पोटेंशियल हो तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, ये हमने कहा कि जैसे यहां से चार्ज का फ्लो हुआ, तो पहले क्या है कि जब ये जैसे ही आप करंट करके रखते हो तो एट एनी स्टैंड क्या होता है, क्यू। इसका मतलब पोटेंशियल एट एनी स्टैंड क्यू बाई सी है। तो जैसे ही सप्लाई देते हो तो यहां से डी क्यू चार्ज का फ्लो होता है। अब ये डी क्यू चार्ज यहां पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। इसका मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। तो वी का वैल्यू क्या आ गया, क्यू बाई सी डी क्यू। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्यू बाई सी डी क्यू। इनिशियल जो भी चार्ज है 0, फाइनल चार्ज को क्यू, वही हमने यहां पर इंटीग्रेट किया। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है एक तरह से, जो भी आप यूज करते हो तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब सीरीज में एनर्जी स्टोर्ड सीरीज में, तो सीरीज में क्या गया, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस C2। सीरीज में क्या कांस्टेंट है, चार्ज। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला कौन सा लगा, क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो क्यू स्क्वायर बाई 2C 1/CS की जगह पर पुट कर दिया। अब इंडिविजुअल निकालो, क्यू स्क्वायर बाई 2C1, दूसरा क्यू स्क्वायर बाई 2C2, तीसरा क्यू स्क्वायर बाई C3। तो क्या बन गया, ये पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। इसका मतलब एनर्जी जो स्टोर हो रहा है सीरीज में वो अलजेब्रिक सम होगा। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी पी वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हटा दिया, सीपी का वैल्यू डाल दिया। अब सबका इंडिविजुअल, C1 वी स्क्वायर, C2 वी स्क्वायर, C3 वी स्क्वायर। ये क्या हो गया, पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा, तीसरा। इसका मतलब यहां पर भी अलजेब्रिक सम हो गए। समझ में आ गया। तो सीरीज पैरेलल दोनों में अलजेब्रिक सम। अब यहां पर एक चीज है, क्या था कि जब कंडक्टिंग वायर को आप कनेक्ट करते हो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और जो एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंपल एक कंडेंसर को या कैपेसिटर को आप डिसकनेक्ट करो और सिंपल वायर से कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर डिस्चार्ज। या कंडेंसर को फैन से निकालो और दोनों वायर को सटाते जाओ, क्या होगा, स्पार्क होता है और फाइनली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो किस फॉर्म में डिस्चार्ज हो रहा भाई, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, एनर्जी सप्लाई कितना किया हमने, क्यूवी। स्टोर कितना हुआ, हाफ क्यूवी। हाफ क्यूवी कहां गया, तो एनर्जी का लॉस हुआ थ्रू द कनेक्टिंग वायर और अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट रेडिएशन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। समझ में आ गया। इसलिए कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इज ऑलवेज 50%। 50% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है। एक एनर्जी डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, ये डेरिवेशन भी आपको जानना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी क्या लिखते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हो। एनर्जी कितना स्टोर है भाई कैपेसिटर में, हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट का। वी स्क्वायर ए इंटू डी, क्या क्या कैंसिल हो गया भाई, ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट। वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। आ गया समझ में, क्लियर 100%। तो एनर्जी डेंसिटी का भी एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते जाएं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, एनर्जी का लॉस कैसे होता है। यदि हम, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में।
एनर्जी का लॉस कैसे, जैसे दो कैपेसिटर लिया C1 C2, दोनों का रेडियस R1 R2, ठीक। तो इनिशियल चार्ज इस पर कितना है, पहले इसको जो चार्ज किया, ये कंडेंसर है, ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया बाई पोटेंशियल V1, इसको चार्ज किया बाई V2, इसका चार्ज क्या हो गया, Q1 बराबर C1 V1 Q2 C2 V2। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, शेयरिंग हो गया। अब चार्ज का जब शेयरिंग होगा तो उस कंडीशन में यहां पर जब शेयरिंग होगा तो फाइनली चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। क्यों, हमने कह रखा कि जब भी दो कंडेंसर को या कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम, इसलिए क्या आ गया C1 V और C2 V। ये समझ में आ गया यहां तक। अब फाइनली देखिए क्या हो गया, नया चार्ज क्या बना, तो चार्ज आफ्टर शेयरिंग और चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग Q1 Q2 माना था, आफ्टर शेयरिंग क्या बन गया Q1 डैश, ठीक। चार्ज कंजर्व होता, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश का वैल्यू C1 बाई C2। C1 क्या लिखा था, 4 पाइप सिलेंडर नॉट R, इसलिए R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो R1 बाई R2, ठीक। इससे हम लोग Q2 डैश निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से और Q1 डैश निकाल लेंगे। अब मेन पर्पस है कि जब आपने कंडेंसर को या कैपेसिटर को कनेक्ट किया थ्रू द वायर तो एनर्जी का लॉस हुआ, वो एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे, तो इस पर आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जब दोनों को कनेक्ट किया तो यहां पर टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, Q1 प्लस Q2 कैपेसिटेंस इसका, या V यहां पर टोटल पोटेंशियल लिखा जाएगा, ये गलती से लिखा गया C1 प्लस C2, ये V1 प्लस V2 के फॉर्म में, मतलब हम आपको ऐसे बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये टोटल कैपेसिटेंस होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, यहां पर सिंपली है, देखो ध्यान से, फिर से देखो, ये कैपेसिटेंस C1, इसको आपने V1 से चार्ज किया, दूसरा आपने कैपेसिटर लिया C2, इसको चार्ज किया थ्रू पोटेंशियल V2। अब दोनों को आपने, दोनों चार्जिंग कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो अब इसका पोटेंशियल कॉमन हो गया। अब पोटेंशियल V कॉमन क्या हो गया, इस वाले के लिए चार्ज क्या हुआ Q1 C1 V1, इसका चार्ज क्या हो गया C2 V2, और यहां पर क्या आ गया बोलो, नेट चार्ज। अब यहां पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, V निकालना है, तो V क्या आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाई कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब इसका चार्ज Q1 डैश क्या हो गया C1 V, इसका चार्ज Q2 डैश C2 इंटू V, तो क्या लिख देंगे C1 V प्लस C2 V डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यही रिजल्ट आ रहा है, कॉमन पोटेंशियल। तो यहां पर V कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर इनिशियल जो भी है, सॉरी V1 V2, तो V कॉमन क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो V कॉमन का फॉर्मूला हमको याद रखना, कैसे डेरिवेशन आए इससे कोई मतलब नहीं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एनर्जी का लॉस निकालेंगे, तो एनर्जी का लॉस कितना हो गया बताओ, इनिशियल एनर्जी ये इंडिविजुअल कैपेसिटर का हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और दूसरा क्या आ गया फाइनली V कॉमन, तो V कॉमन का वैल्यू डाल देंगे। तो एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे, ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पर एनर्जी का लॉस निकाल लेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्या है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और ये क्या V कॉमन,
ये फाइनल है। V कॉमन का वैल्यू क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो यहां पर ये साइन माइनस आएगा। C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्लियर? अब इसको हम लोग यूज करेंगे। अब यूज करने का तरीका देखिए, जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या है, 900 पिको फराड इज चार्ज बाई 100 वोल्ट बैटरी। तो C1 कितना दे रखा है? 900। V1 कितना है? 100 वोल्ट। कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब फिर कहता है कि दूसरा कैपेसिटर, तो C2 का वैल्यू कितना? 900। ठीक, ये चार्ज नहीं है तो V2 0, ये चार्ज नहीं है, V2 0। तो क्या कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगेगा? V कॉमन इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 कितना? 900, P को 10 पावर माइनस 12, V1 कितना? 100 प्लस C2 V2, V2 नहीं है तो प्लस वाला पार्ट 0 डिवाइडेड बाई 900 प्लस 900 1800 पिको फराड। सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 वोल्ट आ जाएगा। फिर कहता है हाउ विल यू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन एनर्जी। तो हमने क्या कहा? सिंपल V कॉमन। तो V कॉमन कैसे निकाला? C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना भाई? 900, P को 10 पावर माइनस 12, V1 कितना है? 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाई, चूंकि V2 0 है, डिवाइडेड बाई 1800 पिको फराड 10 पावर माइनस 12। क्या आ गया देखो? 50 वोल्ट आ गया। आ गया समझ में? अब कहता लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी यही कहा हमने, यहां पर माइनस साइन आ गया। ये फॉर्मूला डालो C1 C2, तो 900 इंटू 900, तो 10 पावर माइनस 24 हो जाएगा। V1 का वैल्यू कितना भाई? 100, V2 0 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 1800 और 10 टू द पावर माइनस 12। सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर? तो इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम रहेगा। अब आ जाए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का ग्रुपिंग सीरीज पैरेलल, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन भी कर रखा, बस इसको हम ब्रीफ करते जा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आएंगे। तो सबसे पहला जैसे ये टाइप ए सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें कहता है ए बी के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यदि ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ए बी के क्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। तो ए बी के क्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, देखो बैटरी को कनेक्ट किया, तो ओपन सर्किट कौन कौन सा हो गया? ये वाला ओपन सर्किट और ये ओपन सर्किट, ये दोनों रिमूव हो जाएगा। ये दोनों को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब ये तीनों क्या चीज में आ गए? सीरीज में। ये 2/3 देंगे, 2/3 और 2 क्या हो जाएगा? पैरेलल में। तो फाइनली देखो ये 2/3 दे देगा सीरीज में। ठीक, अब इसके साथ क्या आ गया? पैरेलल में 2, दोनों ऐड हो गया, 2 प्लस 2/3 जोड़ दो, कितना आ गया? 8/3। 8/3 टू 2 सीरीज में, तो 1/CAB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8/3 प्लस 1/2। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 8/11। क्लियर? 100%। चलो नेक्स्ट कहता है AC। अब A से C के बीच में वायर को कनेक्ट कर दो। कौन कौन सा ओपन सर्किट? ये और ये ओपन सर्किट हो गए, ये दोनों रिमूव हो जाएगा। तो दोनों रिमूव हो गए। अब ये दोनों क्या चीज में आ गए? सीरीज में। 2 और 2 सीरीज में 1, 2 और 2 सीरीज में 1, 1 1 पैरेलल में 2 आ जाएगा। क्लियर? तो तीनों क्या चीज में आ जाएंगे? सीरीज में। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2/3 माइक्रोफैराड। बोलो क्लियर है? इसलिए एनिमेटेड फॉर्म में बनाया है, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला पार्ट क्या है?
ए डी, ए से डी, इसका मतलब इधर वाला पार्ट रिमूव कर दिया हमने। अब ये तीनों क्या चीज में आ गए, सीरीज में। 2/3 और 2 क्या चीज में आ गए, पैरेलल में। तो 2/3 प्लस 2 8/3 और 2 सीरीज में, तो CAD 8/11 माइक्रोफराड। तो ये पहला जो सीरीज पैरेलल का सिंपल कॉम्बिनेशन है। दूसरा है टाइप बी, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप है। इसमें क्या बताया था, इसको हम लोग PR मान लेते, इसको Q, इसको R, इसको S। P/Q = R/S होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये वाले पार्ट को क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं हम लोग, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो रिमूव करके देखिए ये आ गया। अब ये ऊपर दोनों वाला क्या चीज में आ गया, सीरीज में। तो C' सीरीज में C/2 क्या चीज में आ गए, पैरेलल में। तो फाइनली क्या आ जाएगा, C'। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो कॉमन वैल्यू का रिजल्ट आता है। समझ में आ गया। यदि 2 माइक्रोफराड के कैपेसिटर लगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो आंसर 2 माइक्रोफराड ही आएगा। ठीक, अब इसी पर जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो फिर वैसे ही आ गया, ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाला रिमूव हो जाएगा, ऊपर वाला दोनों सीरीज में आ गया। तो 1 on 1 पैरेलल में क्या आ गया, 2 माइक्रोफराड। सिंपल। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, यहां पर जंक्शन कहां कहां है, तो ये A और B दिया है, A और B, तो जंक्शन एक C है और एक D है। तो लेफ्ट में A बना देंगे, राइट में B बना देंगे, ऊपर C, नीचे D। A और C के बीच में ये 2 माइक्रोफराड, A और C के बीच में 2 माइक्रोफराड, C और D के बीच में ये 5 माइक्रोफराड, C और D के बीच में 5 माइक्रोफराड, D और B के बीच में 2 माइक्रोफराड। ठीक, और यहां पर आ जाए A और D के बीच में, A और D के बीच में 2 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड। C और B के बीच में 2 माइक्रोफराड, ये हो गया। तो बीच वाले पार्ट को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 सीरीज में, फिर 2 सीरीज में, इफेक्टिव वैल्यू 2 माइक्रोफराड। देख लेते हैं क्या हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। यही है, बीच में कनेक्ट कर दिया तो फाइनली क्या आ गया, 5 माइक्रोफराड कैंसिल हो गया, 2 माइक्रोफराड सीरीज में आ गए। तो फाइनली क्या आ गया, 1 माइक्रोफराड, फिर पैरेलल में, तो 2 माइक्रोफराड। क्लियर। तो रिजल्ट भी 2 माइक्रोफराड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, तो ऐसा क्वेश्चन देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक जंक्शन A है, यहां पर जंक्शन B है, यहां पर C और यहां D। फिर वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे तो यहां पर लेफ्ट में यहां A हो गया, यहां पर राइट B हो गया, यहां C, यहां D। A और C के बीच में देखो, A और C के बीच में ये टर्मिनल हमारा A, ये C कनेक्ट है, तो C को कनेक्ट कर दिया। फिर आ जाओ C और D के बीच, तो C और D, तो C टर्मिनल ये और D ये, तो ये वाला पार्ट, तो C और D के बीच में C आ गया। A और D के बीच में, तो A यहां पर है और D हमारा कहां, यहां है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो AD, C आ गया। फिर आ जाओ B और D, B यहां है और D हमारा यहां है, तो ये वाला पार्ट आ गया। B और D के बीच C आ गया। फिर आ जाए B और C के बीच में, तो B ये और C ये वाला आ गया, B और C। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गए, बीच वाला पार्ट क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। ठीक, वैसे ही आ गया रिजल्ट। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ऐसे ही कनेक्शन आ गया। अब इसमें से क्या हो गया, बीच वाला पार्ट रिमूव हो गया, ऊपर वाला दोनों सीरीज में, तो C/2 दोनों पैरेलल में आ गया, T। तो फाइनली इफेक्टिव कैपेसिटेंस कॉमन वैल्यू ही आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क आ जाए, इंफिनिटी तक कैपेसिटर है, ऐसे रिपीट हो रहा है।
तो कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ? यहां से हुआ, तो इस वाले को हम x मान लेंगे। यहां हमने क्या किया, इसको रिमूव करके इसको x मान लिया। 102 क्या चीज में आ गया? पैरेलल में, तो पैरेलल आ गया x+2। अब तीनों क्या चीज में आ गए? सीरीज में, तो तीनों सीरीज में आ गए और इफेक्टिव को हम लोग x मान लेंगे, तो तीनों सीरीज में आ गए। और 1/CAB इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/1 + 1/1 + 1/x/2। क्लियर? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो 1/CAB को 1/x माना, ये क्या आ गया? 2 + 1/x+2 आ गया। एलसीएम ले लिया x+2, ये आ गया 2x + 4 + 1, यही ना आ रहा है, और ये 1/x। तो फाइनली क्या आ गया? देखो, x+2 इज इक्वल टू 2x² + 5x, यही आ जाएगा। तो 2x² + 4x - 2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 ± √b², तो 4 - 4ac / 2 क्या आ गए? ये -2 ± 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन ले ले तो क्या आ गया? 1 ± √2, और कैपेसिटेंस निगेटिव नहीं होता, इसलिए √2 - 1 इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट आ जाए शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि दोनों टर्मिनल को जब आप कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज 0। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है पॉइंट CAB, तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहां A टर्मिनल, इसी से कनेक्टेड ये है, इसका मतलब यदि इसका पोटेंशियल V1 मानोगे तो ये भी V1 होगा। यदि इसके पोटेंशियल को V2 मान ले तो ये भी हमारा V2 होगा। तो लेफ्ट में A V1 और राइट में V2 B एक ही बात है। तो यहां V1 से V2 आ जाओ, एक कैपेसिटर, V2 से V1 आ जाओ, एक कैपेसिटर, फिर V1 से V2 आ जाओ, एक कैपेसिटर। क्या आ गया? तीनों कैपेसिटर क्या चीज में आ गए? पैरेलल में। आंसर क्या आ गया? 3C। चेक करके देखो, यही आ गया, तीनों पैरेलल में, फाइनली 3C आ गया। क्लियर? शॉर्ट सर्किटिंग भी हो गया। अब आ जाओ कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल कॉमन, पोटेंशियल कॉमन का मतलब क्या? यहां पे गौर से देखो, यहां A टर्मिनल, यहां B टर्मिनल, तो जहां तक आप जा रहे हो, जब तक कोई डिवाइस नहीं है तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां पर V या B, तो ये भी B, ये भी B, ये भी B, बीच में एक जंक्शन आ गया J, तो लेफ्ट में A, ठीक, फिर J और फिर B, A से J के बीच में C हो गया, J से B के बीच में C, ये हो गया। चेक करो, फिर J से B में C, ये हो गया, फिर J से B के बीच में C, ये हो गया। अब फाइनली क्या आ गया? ये C, और ये क्या आ गया? 3C। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल गया। क्लियर? चेक करते हैं हम लोग, ऐसा ही किया है, देख लीजिए, C और 3C, और फाइनली हमारा 3C/4। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरह से सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। सिर्फ क्या बचा? सर्किट एनालिसिस बचा। कल भी वो खत्म हो जाएगा, और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? फिर हम लोग कल अपने टाइम पर, शेड्यूल टाइम पर मिल रहे हैं, और जो वीडियो वगैरह बना रहे हैं उसको सीरियसली देखो आप लोग। और कल हमने एक मेथड बताया था